In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Hello viewers, my name is Rabia and welcome back to our channel Secrets of Physics. As you know that we have started a new playlist of basic electronics and today is lecture number 12. Today we will study RL circuits. Previously we have studied about the RC circuits and you will notice that in this video, this lecture is really similar to the previous lecture, which was the RC circuits. Even the definitions, the time constant, the derivations are almost the same. So if you have watched the previous lectures carefully, it will be really easy for you to understand this lecture and this video, and hopefully this won't take so much time. So let's go for it. ओके तो आज हमने RL सर्किट्स के बारे में पढ़ना है. LR सर्किट या फिर RL सर्किट कुछ भी कह सकते हैं. एन RL सर्किट कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स. ठीक है, जिस तरह पहले हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड था, वैसे ही यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टर, इन दो कंपोनेंट्स का अब हमने रिलेशन देखना है कि जब हम इन दोनों को एक सर्किट के अंदर लगाते हैं तो क्या होता है. एक्सप्लेनेशन में आ जाए. व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब ये क्या होगा, यहाँ पे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है इसको. जब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, करंट की कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम करंट जो है वो इस पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करे. लेकिन जब करंट इसमें से इंडक्टर में से गुजरेगा, ठीक है, तो इंडक्टर के अंदर से ना एक बैक ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, और वो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये सारा हमने इंडक्टर वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो आपको पता है कि इंडक्टर जो है वो हमेशा अपोज करता है चेंजिंग करंट को. ठीक है, तो यहाँ से जब चेंजिंग करंट मूव करना शुरू होगा तो इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जो कि इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेगी और ये करंट मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँच सकेगा. इस वजह से ये आराम से गुजरेगा इस रेजिस्टर में से. ओके, एक्सप्लेनेशन में आ जाए. व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द इंडक्टर ओपोजेस दिस करंट एंड प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ व्हिच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द बैटरी. ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब आगे क्या होगा, इफ देयर वाज नो इंडक्टर. हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसी कंडीशन कि अगर इंडक्टर ना हो तब क्या होगा. अगर तो कोई इंडक्टर ना हो सर्किट में, द करंट वुड रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू. वो ऑटोमेटिकली वो बहुत ही जल्दी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा. ठीक है, बट नो अपोजिंग फोर्स वुड बी देयर. बट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज आना चाहिए, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है इसको अपोज करने के लिए इस करंट को. तो करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाना चाहिए सर्किट के अंदर. लेकिन इस इंडक्टर की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, या नेगेटिव से पॉजिटिव इसका साइन है. ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ईएमएफ जनरेट कर देगा. तो यहाँ पे हम साइन दिखाने के लिए कि डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द इंडक्टर हम बता देते हैं. ठीक है, इट इज ड्यू टू द इंडक्टर दैट द करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. वो कह रहे हैं कि इंडक्टर की वजह से ऐसा होता है कि करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है. ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टर बैठा हुआ है इसको अपोज कराने के लिए. अच्छा जी, चलिए अब जल्दी से कंडीशंस देख लेते हैं. जिस तरह हमने पहले आरसी सर्किट्स पढ़ा था, सेम टू सेम वही कंडीशंस हैं. ठीक है, फ़र्क ये है कि हमने पिछली वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ा था. देखिए, जो कैपेसिटर है ना वो चार्ज के साथ डील कर रहा होता है, और जो इंडक्टर है उसका मतलब सिर्फ करंट से होता है, चेंजिंग करंट से होता है. ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, मतलब हमने जिस तरह यहाँ पे जब हमने इसका डिफरेंस किया था तो हमने एक चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज जीरो टाइम पे क्या होगा, इन्फिनिट पे क्या होगा, और तो और हमने करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट एट टाइम टी क्या होगा और इन्फिनिट टाइम के बाद वो करंट क्या होगा. तो हमने यहाँ पे दो केसेस पढ़े, दो किस्म के ग्राफ पढ़े और दोनों केसेस के लिए किया. लेकिन जो इंडक्टर है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ करंट के साथ डील करता है, इसलिए हम सिर्फ एक केस पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया. ठीक है, और वैसे भी ये केस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. तो कंडीशंस देख लेते हैं. तो इनिशियली क्या होगा, दो कंडीशंस हैं यहाँ पे. ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 होगा. अगर हम इनिशियल टाइम की बात करें तो वहाँ पे करंट क्या होगा, 0 होगा. कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा. ठीक है, अभी बिल्कुल जीरो कंडीशन की बात करें तो करंट 0 होगा. इन द स्टार्ट द इंडक्टर विल अलाउ अ लॉट
ऑफ ओपोजिंग फोर्स। अब जैसे करंट फ्लो करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो इंडक्टर उसको अपोज किए जा रहा है, तो क्या होगा कि स्टार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इंडक्टर जो है उसको हजम होना शुरू हो जाएगा कि हाँ करंट फ्लो करना चाह रहा है, तब वो उस करंट को जो है वो अलाउ करेगा कि वो फ्लो कर पाए, ठीक है। एज अ रिजल्ट नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ ओपन स्विच। स्टार्ट में क्या होगा, जो इनिशियल कंडीशन है उसमें वो इंडक्टर एज एन ओपन स्विच काम करेगा, इतनी ज़्यादा ओपोजिशन प्रोवाइड करेगा, इतनी ओपोजिंग फोर्स होगी कि कोई करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहता है, ठीक है, इस सर्किट में से, लेकिन इंडक्टर जितना ज़्यादा, अब लेट से जितना ज़्यादा करंट है उतनी ज़्यादा ही ओपोजिंग फोर्स भी प्रोवाइड करेगा। इस वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और ओपन स्विच के तौर पे काम होगा, मतलब इंडक्टर का जो काम है वो ओपन स्विच के तौर पे होगा। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जब हमारे पास करंट कांस्टेंट हो जाएगा, जब I इज इक्वल्स टू I नोट हो जाएगा, मतलब कुछ करंट आहिस्ता आहिस्ता इंडक्टर ने अलाउ करना शुरू कर दिया कि कुछ करंट हाँ फ्लो कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा इस वायर में कि हमें ऐसा लगेगा कि करंट कांस्टेंट हो गया है, तो इंडक्टर का क्या काम रह जाएगा फिर। हाँ, इंडक्टर सिर्फ चेंजिंग करंट के साथ डील करता है, सिर्फ चेंजिंग करंट को अपोज करता है। जहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहाँ पे वो ओपोजिशन भी प्रोवाइड नहीं करेगा। We know that the inductor only works when the current is changing, ये मैंने बता दिया। But in steady state, as the current is constant, ठीक है, जब हमारे पास करंट कांस्टेंट हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा, नो अपोजिंग फोर्स वुड बी देयर, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगी उसको अपोज करने के लिए, एंड मैक्सिमम करंट वुड फ्लो थ्रू द इंडक्टर, और इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। एट दिस पॉइंट इंडक्टर वुड बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच, वो एक क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा, जिस तरह एक वायर नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर की तरह वो काम करेगा, और वो कोई आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई, ये क्या है, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई ओपोजिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई कि टाइम t इक्वल्स टू 0 वो ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा इंडक्टर, और स्टेडी स्टेट में जब करंट मैक्सिमम हो गया है, मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया और वो कांस्टेंट हो गया है, तब क्या होगा। चलिए अब जल्दी से डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। अप्लाइंग केवीएल, यहाँ पे भी हमने केवीएल अप्लाई करना है। यहाँ पे मुझे ना एक डायग्राम बनानी चाहिए थी फिर से, ठीक है, केवीएल को एक्सप्लेन करने के लिए। केवीएल में क्या होता है, हमारे पास समीशन ऑफ डेल्टा वोल्टेजेस, मतलब वोल्टेजेस का जो भी सम होता है वो हमारे पास 0 आना चाहिए किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है ये बैटरी, ठीक है। बैटरी की बात करें, अगर हमने लूप अपना इस तरीके से लिया, ठीक है, तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जा रहे हैं, तो बैटरी का हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए, हम किधर जा रहे हैं, इंडक्टर में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव ऑफ वोल्टेज होगा इंडक्टर का। फिर रजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर लूप की डायरेक्शन में हमारे पास हमारी लूप की डायरेक्शन भी है और करंट की डायरेक्शन भी ही है, ठीक है, तो रेजिस्टर में वोल्टेज डिक्रीज होगा या नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको साइंस की समझ आ गई होगी कि हमने बैटरी के पोटेंशियल के साथ पॉजिटिव क्यों लगाया है, इंडक्टर के साथ नेगेटिव क्यों लगाया है, और रेजिस्टर के पोटेंशियल के साथ हमने नेगेटिव क्यों लगाया है, ठीक है। अब जो रेजिस्टर का हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है या पोटेंशियल होता है वो होता है LdI/dt, ठीक है, LdI/dt यानी इंडक्टेंस, और साथ में करंट के अंदर जो चेंज आ रहा है ये उसके साथ डील कर रहा होता है, जो वोल्टेज होता है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी हमने पीछे की है, पिछली वीडियोस में की है, आप देखिएगा इंडक्टर की वीडियो में, सही है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये करंट, तो हमने इस करंट को किसी तरीके से सेपरेट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम LdI/dt को इधर ले आए, ठीक है, और ये वाली पूरी टर्म थी, ये I के साथ है ना, ये I वाली टर्म है पूरी, तो इस पूरी टर्म को उठा के हम ले जाएंगे इधर, dt उधर जाएगा और L भी इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने I वाली टर्म्स को एक साथ करना है। और ये जो E है ना, E माइनस आई आर, ये पूरी टर्म जो है ना वो आप कह लें कि जुड़ी हुई है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरी टर्म एज इट इज डी आई के साथ आ जाएगी, dt उधर जाएगा, L भी उधर चला जाएगा। अप्लाइंग लिमिट्स, अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। स्टार्टिंग में अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम 0 था, और किसी टाइम t पर, ठीक है, हम उसकी वैल्यू लेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। और इनिशियली अगर बात करें तो करंट 0 था, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 करंट हमारे पास 0 था, और एट टाइम t करंट की कोई वैल्यू I होगी। अभी हमने मैक्सिमम की बात नहीं की, अभी हमने इन्फिनिटी और I नोट की बात नहीं की, ठीक है,
ये जो हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, इसकी स्टेडी स्टेट की बात नहीं की, हम किसी टाइम t पर बात कर रहे हैं, लिमिट्स लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ से 1/L इसको साइड पे कर दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी, और t के साथ हमने इसका इंटेग्रल ले लिया, मतलब dt का इंटेग्रल लिया तो t आया, और साथ में लिमिट्स लगा दी 0 से t, तो ये t/L हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, di/e - i ऑफ r, इसका हमारे पास जो इसका जो इंटेग्रल आता है वो आता है लॉग, साथ में यही टर्म आ जाती है एज इट इज़, और इस टर्म का नीचे क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, अगर e का लें तो e का डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और -ir का देखें क्योंकि हमने i के हिसाब से देखना है ना डेरिवेटिव, तो r तो कांस्टेंट है और माइनस भी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब -1/r इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और साथ में ये वाली टर्म थी, हमने लिमिट्स लगाई, पहले अपर लिमिट लगाई, बाद में लोअर लिमिट लगाई, और यहाँ पे हमने i को 0 रखा तो यहाँ पे 0 आ गया, सिर्फ e आ गया यहाँ पे। ठीक है, साथ में हम इस r को उधर ले गए -RT/L, और साथ में log e - 1ir/e। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक्स भी जो कि कैम्प स्कैनर में नज़र नहीं आती, ये चीज़ जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अगर आप कैम्प स्कैन से इसको करो ना तो ये ख़त्म हो जाती है, इसलिए नोट्स इतने नीट नज़र आ रहे होते हैं ना। टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, अब हमने दोनों साइड्स पे इस लॉग को ख़त्म करना है ना, तो एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिया -RT/L, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से मैंने किस चीज़ पे टिक किया हुआ है, i पे। हमें चाहिए क्या, हमें i चाहिए। ठीक है, इस i को किसी तरीके से सेपरेट करें, e को उधर ले जाएं, ठीक है, उसके बाद नहीं e को हाँ उधर ले जाएं। ठीक है, अब यहाँ से हमने e को कॉमन लेना है ताकि e को कट कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - ir/e। ओके, अब इस ir/e को हम उधर ले जाएंगे और इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे। ओके ना, अब i हमारे पास सेपरेट हो चुका है, और ये वाली हमारे पास टर्म आई है e/r। अब देखिए जो हमारे पास e/r, ठीक है, जो बैटरी का पोटेंशियल था वो E था, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमें क्या देता है, I0, यानी मैक्सिमम करंट देता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई इंडक्टर नहीं लगा हुआ होता तो मैक्सिमम करंट I0 जो है वो हमारे पास क्या आता है, E/R आता, मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हमें मैक्सिमम करंट I0 दे देगा, और साथ में ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हमने कह दिया कि हमने ये नहीं कहा कि r/L टाउ के इक्वल है, हमने कहा L/R टाउ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो भी 1 - e⁻ -t/τ आई थी। हमारे पास पिछली जो RC सर्किट में इक्वेशन आई थी वो भी इस वाली फॉर्म में आई थी। तो हम ये नहीं चाहते कि t एंड टाउ आ जाए, हम t/τ ही चाहते हैं। तो बाय के लिए हमने इस ऑपोजिट को किया। ठीक है, L/R को हमने कह दिया टाउ ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, अब ये टाउ है क्या, इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट, और आगे हम इसको डिफाइन करेंगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट होता क्या। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई कि ये इक्वेशन क्या है, पिछली भी हमारी इसी फॉर्म में निकली थी। अब इस इक्वेशन को आगे हम ना टाइम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के बाद हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये बेसिकली है क्या और हमें बता क्या रही है। ठीक है अच्छा जी, अब हमने डिके ऑफ द करंट की बात करनी है। पहले हमने ग्रोथ ऑफ करंट की बात की, राइज ऑफ द करंट की बात की इन RL सर्किट के, वो किस तरीके से राइज हो रहा होता है। तो आपने देखा कि उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, वो इस तरीके से ग्रो कर रहा होता है। ओके, एक्सपोनेंशियली एकदम से इंक्रीज नहीं करता, मतलब इस तरीके से वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें इंडक्टर लगा हुआ है, वो आराम से ग्रेजुअली करंट को इंक्रीज करवाता है और रिड्यूस करवाएगा सर्किट के अंदर, तो भी ग्रेजुअली ही करवाएगा। अब क्या होगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नाउ दैट द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अब बैटरी डिस्कनेक्टेड कर दी, उसको भेज दिया हमने। इट प्लेज नो रोल, अब बैटरी का कोई रोल नहीं रह गया इस पूरे सर्किट के अंदर। आपको बैटरी नजर आ रही है? नहीं, ये बैटरी का निशान आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि इंडक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अब क्या बन रहे हैं। क्योंकि इंडक्टर के अंदर जब एनर्जी आ गई, ठीक है, और वो बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, तो हम इसको एक बैटरी के फॉर्म में बता देते हैं, क्योंकि उसकी बैक ईएमएफ होती है ना, एक ईएमएफ जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, नाउ द इंडक्टर विल गिव पावर टू द रेजिस्टर, अब ये इंडक्टर रेजिस्टर को पावर देगा। अगर तो कोई इंडक्टर सर्किट के अंदर ना होता, इसके अंदर कोई पावर भी जनरेट ना होती, तो करंट एकदम से राइज करता, एकदम से फॉल करता, मतलब वो इस तरीके से ऊपर चढ़ता
और वो नीचे गिर जाता, ठीक है, बैटरी के डिस्कनेक्ट करने से। लेकिन इंडक्टर की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली उसके अंदर राइज आ रहा है और ग्रेजुअली आपको उसके अंदर फॉल नज़र आएगा। एज द इंडक्टर ओपोज एनी चेंज इन द सर्किट्स करंट, जब तक वैल्यू मैक्सिमम थी आई नोट थी, इंडक्टर कहता था ठीक है, सही है, ऐसे ही रहने दो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बैटरी तो चली गई, जो पावर सोर्स देने वाला जो कंपोनेंट था वो तो हमने हटा ही दिया, ठीक है। अब कौन इस रेजिस्टर को, इस लोड को, इस बल्ब को पावर देगा? कौन देगा? इंडक्टर देगा। अब जैसे वो देखेगा कि करंट अपनी मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू को जा रहा है, तो जैसे वो देखेगा ना कि अब ये इतना ज़्यादा अपने अंदर चेंज लेके आ रहा है कि ये ज़ीरो होता जा रहा है, तो वो उसको खींच लेगा वहीं पे, वो उसको ज़ीरो नहीं होने देगा, ठीक है। तो पहले करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में लेट से जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, मतलब अब वो उसको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। एज द इंडक्टर ओपोज एनी चेंज इन द सर्किट्स करंट, करंट विल नॉट डाई इंस्टेंटली, एकदम से नहीं मरेगा, ठीक है, एकदम से वो नहीं ख़त्म होगा। द इंडक्टर विल जनरेट एन EMF इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट टू सपोर्ट इट। अब वो इसी करंट को, इसी डाइंग करंट को सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, ऐसी EMF जनरेट करेगा जो उसको ख़त्म नहीं होने देगी, बल्कि उसके जो ज़ीरो होने का प्रोसेस है उसको डिले कर देगी, ठीक है। मतलब वो इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि वो ऐसे करके डिक्रीज होगा। अच्छा, अब इधर भी हमारे पास दो किस्म की कंडीशंस हैं, एक इनिशियल कंडीशन और एक स्टडी स्टेट कंडीशन, मतलब फाइनल कंडीशन आप कह लें। इनिशियली क्या होगा, हमारे पास करंट मैक्सिमम है और फाइनल स्टेज पे करंट मिनिमम है, ज़ीरो है। बिफोर द रिमूवल ऑफ द बैटरी, उस टाइम की बात करते हैं जब हमने बैटरी रिमूव नहीं की, उस टाइम पे क्या था, करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ था ना, मैक्सिमम करंट था। वो तो जब हमने बैटरी हटा दी उसके बाद करंट कहता है कि अब मैंने फ्लो करना है, ठीक है। सो एट टाइम ज़ीरो, टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो वो टाइम है कि जब हमने बैटरी अभी रिमूव नहीं की। बैटरी रिमूव करने के कुछ नैनो सेकेंड पहले हमारे पास क्या था, मैक्सिमम करंट था। वी विल ऑब्जर्व मैक्सिमम करंट इंडक्टर बिहेव लाइक अ क्लोज्ड स्विच। पहले वो एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो पे इंडक्टर एक ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहा था, ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास t इक्वल्स टू ज़ीरो पे क्योंकि करंट हमारे पास मैक्सिमम है, तो अब वो क्लोज्ड स्विच के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, मतलब जब बहुत ज़्यादा समय गुजर जाएगा तब क्या होगा कि I इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाउ दैट द करंट फ्लोज ग्रेजुअली एंड विल स्टार्ट टू डाई आउट, मतलब वो टाइम जब करंट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, द इंडक्टर विल अपोजिट, वो कहेगा नहीं तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जीना होगा। एंड डिलेज द प्रोसेस विद इट्स EMF, अपनी बैक EMF को इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, मतलब किधर गया, मतलब पहले यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो अब वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब इसकी डायरेक्शन भी यही है, उसकी डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, करंट को बचा लेंगे, ठीक है। डिले कर देगा इस प्रोसेस को विद इट्स EMF। एट द एंड द इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ ओपन स्विच, और जब ऐसा हो जाएगा कि पूरा का पूरा करंट ज़ीरो हो जाए और इंडक्टर भी अपना रोल प्ले करना बंद कर देगा, तो उस टाइम पे ये ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। कंडीशंस बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हैं एक दूसरे की, मतलब चार्जिंग में आपको ये कंडीशंस ऑपोजिट नज़र आएंगी, डिस्चार्जिंग के केस में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है। इसका बड़ा प्यारा सा डिफरेंस भी बन सकता है, ठीक है, अगर हम करना चाहें तो, लेकिन आप खुद ही बना लीजिएगा इसका डिफरेंस, ठीक है ना। अब मैं डिफरेंस कराती रहूँ। ओके, नाउ डेरिवेशन की तरफ आते हैं। अब हमने क्या करना है, KVL अप्लाई करना है, ठीक है, उसी सर्किट में। बट एक चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ पे साइंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। KVL में क्या है कि समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन द सर्किट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा ही है। अब बैटरी तो हमारे पास है नहीं, तो बैटरी की EMF को हम कह देंगे ज़ीरो, आप इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएं नेगेटिव लगाएं, डजेंट मैटर, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, हमने ये कहा था कि हमारी बैटरी अब इस तरह का जो है वो साइंस शो करना शुरू हो गई है, इस तरह की EMF जनरेट करिए कि इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब हमारा लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लूप के साथ साथ देखें नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, इसका जो साइन होगा वोल्टेज का ओवरऑल वो
वो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन शो होगा इस केवीएल की वजह से, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, करंट की डायरेक्शन भी ये है, लूप की डायरेक्शन भी है, तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, जो उसका वोल्टेज होगा वो नेगेटिव में होगा, मतलब माइनस ऑफ आई आर। यहाँ पे एक समझाने के लिए बात है, द वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर इज पॉजिटिव बिकॉज द लूप गोज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव ऑफ द इंडक्टर। ये बात समझ आ गई। अब इसके साथ नेगेटिव साइन लगा क्यों है, माइनस डी आई बाई डी टी के साथ, ये मतलब डी आई बाई डी टी के साथ नेगेटिव साइन क्यों लगा है, बट द करंट चेंज इज नेगेटिव एज फाइनल करंट इज जीरो वाइल द इनिशियल करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता नेगेटिव साइन किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर हम पिछले केस में देखें तो इनिशियल करंट हमारे पास जीरो था और फाइनल मैक्सिमम था, तो जब हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन से आपको चीज समझ आ जानी चाहिए कि इनिशियल करंट हमारे पास ज्यादा है और वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और उस नेगेटिव क्वांटिटी की वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो डी आई बाई डी टी है, जो चेंज इन करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो नेगेटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया। आई आर को हमने भेज दिया उधर, आई वाली सारी टर्म्स को एक साथ कर लिया, आर एल डी टी इन सबको एक साथ कर लिया, ठीक है। अब देखें, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो हमारे पास मैक्सिमम करंट था, एंड एट एनी टाइम टी करंट क्या होगा, आई होगा। ये चीज समझ आई है। कंडीशंस को अच्छे से समझ लें और लिमिट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी लगाना। अब डी आई बाई आई हमारे पास इसका क्या होता है, इंटेग्रल लॉग आई होता है, सही है, और लिमिट्स लगा दी आई और आई नॉट। यहाँ पे हमारे पास है आर टी बाई एल माइनस आर टी बाई एल, जीरो से टी तक इसकी लिमिट्स हैं, ओके। सेकंड क्वांटिटी जीरो हो गई, इस वजह से यहाँ पे आ गया log आई बाई आई। अब हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल लगाना है, एक्सपोनेंशियल की पावर में ये पूरा आ गया, और आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब ये है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी आर टी बाई एल। हमें पता है एल बाय आर को हमने क्या कहा था पिछली वीडियो में, टाओ कहा था, ठीक है, टाओ कहा था ना। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाओ। अब ये अगर हम केस देखें तो ये चीज बिल्कुल सिमिलर है पिछले केस में, जब हमने आरसी सर्किट की बात की थी, उसमें चार्ज के लिए ये इक्वेशंस आ रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, करंट के लिए इक्वेशंस आ रही हैं। आपको मैंने इससे भी बता दिया, डायग्राम से भी, और मैंने यहाँ पे रीजंस भी दे दी कि नेगेटिव क्यों आया है। डेरिवेशन हमने अच्छे से कर ली है और हमने इसकी इक्वेशन निकाली। अब इसके बाद हमारा क्या काम रह जाता है, हाँ, अब हमने इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है फॉर द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। क्या होता है, इट इज द टाइम इन एन आरएल सर्किट व्हेन द करंट रिड्यूसेस टू 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट। ये हमें कैसे पता लगा, हमने कहा कि टाउ इक्वल है एल बाय आर के इक्वल। हमने टी की जगह टाउ रख के देखा, टाउ बाय टाउ कैंसिल हो गया, ठीक है, -1 रह गया। आई नोट बाय ई हमने रखा, ई की पावर ई की वैल्यू होती है 2.718, 1 डिवाइडेड बाई 2.718 0.37 होता है, और अगर परसेंटेज में देखें तो 37% ऑफ आई नोट, ठीक है। मतलब उस ग्रोथ वाले केस में 1 माइनस था ना, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ई है, ओके। इस वजह से 37% ऑफ आई नोट रह गया। मतलब क्या है कि जो हमारे पास टाउ है वो टाइम है जब करंट रिड्यूस होके 37% रह जाता है, ठीक है। और ये डायग्राम सॉरी, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, और मैं इतनी लागर हूँ ना कि मैंने दोबारा से नहीं बनाई, मैंने कहा बस जो बन गया सो बन गया। लेकिन ये 1 टाउ इधर नहीं आ सकता, ठीक है, ये 86 कुछ बन रहा है, 1 टाउ इधर कुछ आना चाहिए था, 37%, ठीक है, इधर कुछ आना चाहिए था ये, ओके। तो ये नीचे वाली नंबरिंग थोड़ी सी गलत है, शायद ग्राफ की शेप भी मैंने गलत बनाई है, लेकिन खैर छोड़ें, यू गॉट द आइडिया। अब हमने क्या करना होता है, इक्वेशन निकालने के बाद बस इसकी कंडीशंस को चेक करना होता है। हमने कहा था कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हमारे पास मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है। अब हमने ये पुट करना है, यहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट की 0 बाई टाउ 0, e की पावर 0 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आ गया, पहली कंडीशन प्रूव हो गई। टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद करंट 0 हो जाएगा। कैसे होगा, e की पावर -इन्फिनिटी बाई टाउ, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, माइनस के साइन की वजह से ये नीचे आ गया, e की पावर इन्फिनिटी होता है, 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, एंड हेंस प्रूव्ड हमारा आरएल सर्किट्स कंप्लीट हो गया है।
Okay guys, so that was it. I hope you liked the video. If you like the video, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you're new. Okay, thank you. Allah Hafiz.